दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। दो ध्रुवीयता से मतलब होता है विश्व का दो गुटों में बटा हुआ होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बट गया, पूंजीवाद और साम्यवाद। तो पूंजीवाद गुट का नेता अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ था। और इसी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, सोवियत संघ और अमेरिका। और यही वजह थी कि इसे द्विध्रुवीय विश्व कहा जाता था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन होने से दूसरे ध्रुव गुट का पतन हो गया और इसी को द्विध्रुवीय विश्व का पतन कहा जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि द्विध्रुवीयता से क्या मतलब होता है और द्विध्रुवीय विश्व पतन का क्या मतलब होता है। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से दो ध्रुवीय देशों का अंत हुआ। तो देखो, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और ये जो बर्लिन की दीवार थी ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजक का प्रतीक थी। मतलब ये जो दीवार थी ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया को अलग करती थी। 1961 में बनी ये दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ये जो दीवार थी ये 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी और ये दीवार 28 सालों तक खड़ी रही है। और फिर 28 सालों के बाद आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। अब ये दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय और ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी दुनिया का पतन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। अब जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का बंटवारा हो चुका था तब जर्मनी का एकीकरण हो गया और सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शन को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। लेकिन शीत युद्ध के लास्ट टाइम पर सोवियत संघ को ये सब कुछ चुपचाप देखना पड़ा। इसलिए नहीं कि उसके पास में सेना की कमी थी या फिर उसकी कोई सैन्य मजबूरी थी, बल्कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस पर आम जनता की सामूहिक कार्रवाई का दबाव था और इसीलिए लास्ट में सोवियत संघ का खुद का विघटन हो गया। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सबसे पहले 1917 में रूस में हुई समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया और ये जो क्रांति थी ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सही तरीके से चलाने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने के लिए सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को सबसे पहले महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी भी दूसरे राजनीतिक दल या विपक्ष दल के लिए कोई जगह नहीं थी। इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो एक योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे क्योंकि सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवाद ताकतों के चुंगल से मुक्त कराया था और इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ के समाजवादी प्रणाली के अनुसार ही ढाला गया है। इसलिए इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है और इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अगर हम अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही ज्यादा उन्नत थी। उनके पास एक बड़े रूप में ऊर्जा के संसाधन थे जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी उत्पाद शामिल थे। यहाँ तक कि सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का उपभोक्ता उद्योग भी बहुत ज्यादा उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहाँ पर होता था। सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों यानी जनता के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बेसिक चीजों की जरूरतें जैसे शिक्षा, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य सुविधा और लोक कल्याण जैसी चीजों की रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। इसलिए बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था और भूमि और दूसरे उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। लेकिन सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। ये प्रणाली सत्तावादी होती गई और जनता का जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो गया क्योंकि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और उसका सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था और ये जो दल था ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साझ संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूसी गणराज्य का हर मामले में वर्चस्व था, लेकिन दूसरे क्षेत्रों की जनता उपेक्षित और दमित महसूस करती थी।
हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि वो प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिम देशों की तुलना में पीछे रह गया। वो अपनी जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। उनमें अफगानिस्तान के हस्तक्षेप से अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा कमजोर हो गई। हालांकि फिर भी सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ता गया, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वो पश्चिम देशों से बहुत पीछे रह गया, जिसकी वजह से हर तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होती गई। खाद्य पदार्थों का आयात हर साल बढ़ता गया और फिर 1970 दशक के लास्ट तक आते आते ये व्यवस्था लड़खड़ा गई। अब बात करते गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। 1980 के दशक के बीच में गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, क्योंकि क्या हो रहा था, पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसके बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। और फिर इस फैसले के ऐसे नतीजे निकले जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। जैसे पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें जनता के दबाव में एक के बाद एक गिर गई और फिर वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण का जहां साम्यवादी दल के नेताओं का विरोध किया गया, वहां जनता और तेजी से सुधार चाहती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1991 में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और इन्होंने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। इन्होंने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन किया और बाकी के गणराज्यों को राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया और इधर रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ के अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियों को निभाने की जिम्मेदारी रूस को सौंपी गई। तो इस तरीके से सोवियत संघ का पतन हुआ। अब बात करते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो देखो, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की जो आकांक्षाएं थी उसे पूरी नहीं कर पाई, जो सोवियत संघ के पतन का कारण बना। दूसरा कारण था परमाणु हथियार, सैन्य साजो सामान और पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों के विकास पर किए गए खर्चों से सोवियत संघ पर बहुत ज्यादा दबाव बना, जिसकी वजह से सोवियत संघ की व्यवस्था इसका सामना नहीं कर पाई। तीसरा कारण था कि पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ की जनता को ये जानकारी मिली कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों से बहुत पीछे है, जिससे जनता को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक धक्का लगा। चौथा कारण था गतिरोध प्रशासन, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना, खुलापन का अभाव और केंद्रीकृत सत्ता के कारण जनता शासन से अलग अलग हो चुकी थी, जिसकी वजह से सरकार का जनाधार खिसक गया था। पांचवा कारण है गोर्बाचेव ने जब सुधारों को लागू किया तब जनता में आकांक्षा और अपेक्षाओं का जो ज्वार उमड़ा, तब शासक उसका सामना नहीं कर पाया, क्योंकि जहां आम जनता और जल्दी सुधार चाहती थी, वहां सत्ताधारी वर्ग इस बात से असंतुष्ट थे कि गोर्बाचेव सुधारों में बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं और इस वजह से गोर्बाचेव का समर्थन हर जगह से जाता रहा। छठा कारण था रूस, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उपहार सोवियत संघ के विघटन का तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। अब बात करते हैं इस विघटन के क्या नतीजे निकले। तो सोवियत संघ के विघटन से प्रमुख परिणाम ये निकले कि शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हो गई। विश्व में अमेरिका अकेला महाशक्ति बन बैठा, जिससे एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। तीसरा, उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। और चौथा, सोवियत संघ से अलग होकर दूसरे नए देशों का उदय हुआ। अब इस साम्यवादी शासन के बाद हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉक थेरेपी क्या है। तो जब सोवियत संघ का पतन हुआ, उसके बाद रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल बनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सबसे पहले विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इस मॉडल को अपनाया गया था और इसका संबंध रूस से है। अब देखो, शॉक थेरेपी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर शॉक थेरेपी का मतलब कट्टरपंथी आर्थिक सुधारों के एक सेट से है, जिसका मेन उद्देश्य तेजी से आर्थिक स्थितिकरण, उदारीकरण, निजीकरण और अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलना है। शॉक थेरेपी की शुरुआत बोलिविया में हुई थी और फिर इसे अलग अलग सफलता के साथ पोलैंड और रूस में भी लागू किया गया। शॉक थेरेपी का ये विश्वास है कि किसी देश के आर्थिक नीतियों में अचानक और महत्वपूर्ण परिवर्तन राज्य द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है। शॉक थेरेपी का उपयोग जीवन की स्थितियों में सुधार, आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार दरों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि उत्तर साम्यवादी शासन में शॉक थेरेपी का क्या सीन था। साम्यवाद के पतन के साथ ही ज्यादातर पुराने साम्यवादी देशों में सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की एक अप्रिय प्रक्रिया शुरू हो गई थी।
तब उत्तर साम्यवादी शासन में शॉक थेरेपी के एक भाग के रूप में रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में एक संक्रमण काल सामने आया, जिसे विश्व बैंक और IMF ने आकर्षित किया। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताओं के बारे में। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह से बदलाव हुआ। दूसरी विशेषता है सार्वजनिक स्वामित्व के विपरीत निजी स्वामित्व के प्रमुख कारक के रूप में उभरा। तीसरी विशेषता उत्तर साम्यवादी शासन में शॉक थेरेपी के तुरंत प्रभाव से राज्य की संपत्तियों का निजीकरण हो गया और कॉर्पोरेट स्वामित्व पैटर्न सामने आ गए। चौथी विशेषता कृषि में निजी फर्मों और पूंजीवाद ने सामूहिक फर्मों का स्थान ले लिया। पांचवी विशेषता मुक्त व्यापार की ओर पूरी तरह से बदलाव हुआ। छठी विशेषता मुक्त व्यापार व्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परिवर्तन के मुख्य इंजन होंगे। सातवीं विशेषता सोवियत ब्लॉक देशों के बीच मौजूदा व्यापार गठबंधनों को खत्म कर दिया गया। आठवीं विशेषता विनिमय विदेशी निवेश के प्रति खुलापन और मुद्रा परिवर्तन नियता उत्तर साम्यवादी शासन में शॉक थेरेपी के प्रमुख तत्व बनकर उभरे। नवी विशेषता राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अलावा किसी भी तीसरे विकल्प को बंद कर दिया गया। और 10वीं विशेषता है पश्चिम से सीधा संपर्क स्थापित हुआ और दो सहभागी राष्ट्रों के बीच संपर्क टूट गया, जो उत्तर साम्यवादी शासन में शॉक थेरेपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी के लाभ और हानि के बारे में। शॉक थेरेपी से लाभ ये हुआ कि यह आर्थिक असमानताओं को हल करने का एक प्रभावी साधन बन गया और इसके साथ साथ ही उपभोक्ता की अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताने लगा। और इससे नुकसान ये हुआ कि इसने पर्याप्त और तीव्र आय असमानता पैदा कर दी और बेरोजगारी बढ़ा दी, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब आर्थिक स्थिति खराब होने से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों स्थिति पर बहुत बुरा परिणाम पड़ा। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और राज्य का पूरा नियंत्रित ढांचा हिल गया। यहाँ तक कि 90% उद्योग धंधों को निजी कंपनियों को बेच दिया गया, वो भी बहुत कम दामों में। दूसरा, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। तीसरा, पुराने व्यापारिक ढांचे के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई। चौथा, खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया, जिससे अमीर गरीब की खाई और ज्यादा बढ़ गई। पांचवा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के कार्य को कोई महत्व नहीं दिया गया, जिसकी वजह से संसद एक कमजोर संस्था हो गई और न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित नहीं हो पाई। छठा है, ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का आधार बना खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु। इनके साथ ही संघर्ष और तनाव की स्थिति भी हो गई, जैसे बहुत सारे गणराज्यों में गृह युद्ध और बगावत हुई। इन देशों में बाहरी ताकतों ने दखलबाजी बढ़ा दी। बहुत सारे हिंसक अलगाववादी आंदोलन भी चले और मध्य एशियाई गणराज्य में पेट्रोलियम के तेल बड़े भंडारों के कारण बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी लड़ाई का अखाड़ा बन गया। अमेरिका इस क्षेत्र को सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था और रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता था। इसलिए रूस का मानना था कि इन्हें रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। और इधर चीनियों ने भी सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार शुरू कर दिया। तो इन सब का निष्कर्ष ये निकला कि साम्यवाद के पतन ने संक्रमण चरण को गति दी। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करना जरूरी था, जिसमें सोवियत काल के दौरान विकसित किसी भी संरचना को खत्म करना था। शॉक थेरेपी ने इन अर्थव्यवस्थाओं के भारी अभिविन्यास में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया। रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाएं शॉक थेरेपी से तबाह हो गई, क्योंकि रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य बहुत कम हो गया और मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण लोगों ने अपना सारा पैसा खो दिया और सामुदायिक खेतों के खत्म हो जाने से लोगों ने अपनी खाद्य सुरक्षा भी खो दी। लेकिन इधर भारत के संबंध रूस के साथ गहरे हो गए। भारत और रूस के संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है, क्योंकि ये संबंध जनता की अपेक्षाओं से मेल खाता है और रूस और भारत दोनों का सपना बहुत दूरवे विश्व का